बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाजरीन, नैब एक्शन में है और बड़े सियासतदान दोबारा नैब के रडार पर आ गए हैं। मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार को नैब ने बुला लिया है। मरियम नवाज़ को जो सवालनामा जाती उम्रा भेज दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जाती उम्रा में ख़रीदारी का तरीक़ेकार क्या था, 1440 कनाल ज़मीन की ख़रीदारी के पैसों के ज़राए क्या थे और इन पर कितना टैक्स अदा किया गया। जो ज़मीन ख़रीदी गई क्या वो ज़रई या कमर्शियल इस्तेमाल की थी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर शराब लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है और नैब ने इनको भी बुलवा लिया है। रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और LNG ठेकों की मामले में नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे समेत 5 नए मुल्ज़िम नामज़द कर दिए हैं, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि नैब को ख़त्म कर दें वरना पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अदालत आलिया ये पूछ रही है कि चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियां कर रहे हैं और अपोजिशन के इस दावे में किस हद तक हकीकत है कि नैब पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग का अदारा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। इसके लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। अब्बासी साहब, सबसे पहले आपके बारे में कहा जाता है आप बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता, लेकिन इतना सख्त बयान कि नैब को ख़त्म कर दें वरना खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये कैसे हुआ जी? ये सख्त बयान नहीं, ये हकीकत है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ या आप नैब को रख लें या मुल्क को रख लें, क्योंकि जो नैब ने हालात पैदा कर दिए हैं, आज कोई सरकारी अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है। जब हुकूमत नहीं चलेगी मुल्क कैसे चलेगा? ये कोई मुश्किल बात नहीं है समझनी, और अभी भी वक्त है इसको समझ जाएं। नैब की हकीकत आप देख लें कि 20 साल में नैब बना था सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। जजों के लिए नहीं है, फौजियों के लिए नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ सियासतदानों के लिए है। और सियासतदान भी इसका इतलाक उन अशखास पर होता है जो पब्लिक मनी से डील करते हैं। तो ये चंद 100 अफराद हैं टोटल, इनमें से सिर्फ एक शख्स को आज तक नैब ने कन्विक्ट किया है, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और उसको कन्विक्ट करने वाला जज जो है उसने खुद एडमिट किया कि मुझे ब्लैकमेल करके कन्विक्शन ली गई और उसको लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया। ये नैब की हकीकत है। आप इस हकीकत को बरकरार रखना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से रखें, लेकिन मुल्क नहीं चलेगा। ये मैं माजरत से ये बात करता हूँ। ठीक। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा अब्बासी साहब, नैब को सियासी री इंजीनियरिंग के लिए हर हुकूमत ने इस्तेमाल किया है और आज भी कर रही है, तो जो असल मसला दरपेश करप्शन के साथ साथ सियासत है और वो इसके साथ लिंक है। जो कोई अरसे बाद जिसकी हुकूमत आती है वो इसी बैसाख के ऊपर इसी तरह इसी चेस बोर्ड के ऊपर उसको खेलने लग जाता है। डू यू एग्री ऑन दैट जी? नहीं, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। नैब बनाया था एक फौजी हुक्मरान ने सियासतदानों को तोड़ने के लिए, और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हुआ। नून लीग को तोड़ा गया, काफ लीग कायम हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड लोगों को तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कायम हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। उस दौर में मैं नहीं समझता हूँ नैब किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। कहीं एक आध केस हुआ तो मुझे पता नहीं है। हमारी हुकूमत में कतन किसी तरीके से भी नैब को पॉलिटिकल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। आज इसको इस्तेमाल किया गया 2018 के इलेक्शन में, और उसके बाद आज ओपनली इसको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसको दबाने के लिए। आप कोई बात करें हुकूमत के खिलाफ, असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर, आपको नैब का नोटिस आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, नैब के ऊपर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल अपनी जगह है, री इंजीनियरिंग का भी कहते हैं वो भी अपनी जगह है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अदालतें अपने व्यू पॉइंट दे रही हैं और उसके ऊपर उनके भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपोजिशन क्या सोच रही है और क्या नैब के ऊपर कोई तरमीम होने जा रही है या सिर्फ ये हम टॉक शोज़ की हद तक ही इस पर बात करेंगे जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी और अब तो बड़ी वजाहत से बात कर दी है कि नैब की हकीकत क्या है। जो पहले हम करते थे आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने
जो कल उन्होंने एक रिपोर्ट दी है उसको अगर आप पढ़ लें, जी जी, बड़ा तमा दबा है हमारे मुल्क पर। अब भी अगर हमें समझ ना आए तो मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सबसे बेहतर तरीका है नैब को ख़त्म कर दें। आपने वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना है, FIA के अंदर कैपेसिटी है, नैब के अफराद को वहाँ जिम कर दें और वाइट कॉलर को पकड़ें, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ें। अगर आप ये शौक नैब का पूरा रखना चाहते हैं तो इसके अंदर जो नाइंसाफ़ी है जिसकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने भी की है और इंटरनेशनल अदारों ने की है, उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर दें। जो इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफ़ी पे मबनी हो वो कभी नहीं चल सकता, ये एक बुनियादी असूल है। तो नैब का हर काम नाइंसाफ़ी पे मबनी है, इसलिए इसके अंदर हमने बड़ी वाज़ेह निशानदेही कर दी है कि इसके अंदर क्या तरामीम चाहिए, इसको इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन नाइंसाफ़ी और जो अब्यूज़ है कानून की वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली NLG ठेकों के मामले पर नैब ने आपको और आपके बेटे समेत 5 नए मुल्ज़मान उसमें नामजद किए हैं। सर, एक चीज़ होती है आप खुद फेस कर सकते हैं, बट वंस इट कम्स ऑन योर फैमिली आप रिबटल हम देखते हैं, और उसी तरह का रिबटल हमने आपकी तरफ से भी देखा कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए वरना पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं फिर? मेरा ये रिबटल मेरे फैमिली की वजह से नहीं है, हमने कुर्बानियां दी हैं, फैमिली की भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हकायक बड़े वाज़ेह हैं। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, 2 साल में मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब ये मजीद प्रेशर डालने के लिए मेरे बेटे को भी डाल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, उसमें लिखा गया है कि मेरे अकाउंट में कोई 1.3 अरब और मेरे बेटे के अकाउंट में 1.7 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है जी, मैं तो पहले नैब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने पाकिस्तान की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कर दिया, मैं तो बहुत मशहूर हूँ। ठीक। और दूसरी बात ये है कि मेरे अकाउंट में आने वाला हर पैसा, मेरे बेटे के अकाउंट में आने वाला हर पैसा, जो भी हम कारोबार करते हैं, जो भी हम करते हैं, हर पैसा टैक्स पेड है, ट्रांजैक्शन चेक से है या बैंक ट्रांसफर से है, किसने भेजी है वो भी है। हर चीज़ 3 दफ़ा लिख कर नैब को दे चुका हूँ। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि नैब का चेयरमैन आ जाए, पाकिस्तान की टीवी के कैमरे लगा दें, मैं भी बैठ जाऊँगा, वो निशानदेही कर दे कौन सी ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ओके, मेरे पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है। कानून के मुताबिक सिर्फ 5 साल की ट्रांजैक्शन के आप जिम्मेदार होते हैं, इसके ऊपर आपको रिकॉर्ड नहीं रखना होता। मैंने 35 साल का रिकॉर्ड दिया है। तो अगर किसी में जुर्रत है, इनमें हिम्मत है, आगे मेरे साथ बैठें और मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं और जवाब सुन लें। अब्बास साहब, आप जो बात कह रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ट्रेल दे दी, आपने सोर्स बता दिया, आपने उनको 3 दफ़ा बता दिया कि ये पैसे, जितने भी पैसे आए हैं ये कहाँ से आए हैं। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक, फिर क्यों आपको बुलाया जा रहा है, फिर आपके बेटे को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? मैंने ट्रेल नहीं दी, ये बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। बैंक अकाउंट में जहाँ से भी आए हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, ठीक, ट्रांसफर के जरिए आए हैं, किसने भेजे हैं वो भी लिखा हुआ है, ओके, भेजे हैं वो भी बता। तो अब चूंकि कुछ मिलता नहीं है तो झूठ बोल देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक रेफरेंस बना के भेज देंगे, वो रेफरेंस 5, 6, 8 साल चलता रहेगा, उसके बाद पता लगेगा झूठा था, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ के नायब चेयरमैन साहब भी घर में बैठे होंगे, इनके अफराद भी बैठे होंगे। तो मैंने तो इन सब अफराद को कह दिया है, मैंने कहा एक दिन एक बहुत बड़ी अदालत लगेगी और मैं आपके गिरबान पे हाथ डालूंगा, ये मेरा हक है। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने सब कह दिया है। जो भी से मुलव्वस है इन उल्टे कामों में, ये छोड़ दें, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा नैब को, एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नैब को एक ये परसेप्शन है कि नैब को इसी तरह चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सियासी हुकूमत की है, जो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। तब्दीली वो लोग करना नहीं चाहते और हर कोई नैब के थ्रू पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमने नहीं खेली, मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल खेल रही है। वज़ीर आज़म खुद कहता है उसने चंद एडवाइजर भी रखे हुए हैं इसी काम के लिए। तो आप खेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आपको भी इन्हीं के सामने आना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको तब्दील नहीं कर सकती जब तक कंसेंसस ना हो। कंसेंसस होगा फिर ये तब्दील होगा, वरना जो तब्दील करेगा उस पर इल्जाम लगेगा कि जनाब ये जो है ये अपनी जान बचा रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ कंसेंसस से होगा। माजी में कंसेंसस कायम नहीं हो सका। मैंने एक कोशिश की थी, मैं बारहा बता चुका हूँ
कि मुझे डायरेक्ट पैगाम आया अदलिया से, आला अदलिया से, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इस कानून को छेड़ा तो हम उसको उसी दिन स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ओके, ठीक। इसमें आसान नहीं है, इसमें बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ, मैंने एज अ वज़ीर-ए-आज़म भी कहा था कि अगर नायब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़, थोड़ा सा लेट मी टेक इट फर्दर। आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, और आपने इनकी कहा कि जिस तरह चौधरी शुजात थे उस तरह के उस लेवल पर ही इज़ एट दैट लेवल। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत को अगर गिराना चाहती है तो क्या ऐसी हिकमत अमली है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए? क्योंकि अपोजिशन तो जो एपीसी है उसके ऊपर उनका कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। जब एक वीक प्राइम मिनिस्टर है अकॉर्डिंग टू यू, उनकी ग्राउंड रियलिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अपोजिशन विलिंग नहीं है, तो फिर चीज़ें कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोई भी वीक नहीं होता, कुर्सी कभी मजबूत नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक। या जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके अंदर होती है, कुर्सी में नहीं होती। ठीक। मैंने इसीलिए कहा था कि इमरान खान साहब के पास वही इख्तियारात हैं। मुझसे पूछा गया था कि क्या इख्तियारात हैं, मैंने कहा वो इख्तियारात हैं जो तो शुजात साहब के पास थे, जसवंत जमाली साहब के पास थे, शौकत अजीज साहब के पास, वही इख्तियारात इनके पास भी हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में या तो संजीदा नहीं या किसी इब्हाम का शिकार हैं, इसलिए वो खुल कर नहीं आते। इवन जब बिलावल भुट्टो भी आए थे तो उन्होंने बिल्कुल पास ऑन कर दिया था कि जवान कंधों के ऊपर मैं इस चीज़ को डाल रहा हूं ताकि ही शुड लीड। वाई इट्स सो? वाई वेटिंग फॉर बिलावल भुट्टो दैट ही शुड लीव, वेयर एज शहबाज शरीफ साहब शुड लीव फ्रॉम द फ्रंट? नहीं, वो एक लाइट टोन में एक बात की गई जिसको आप सब हजरात ने उठा लिया कि वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर जिम्मेदारी बिलावल साहब के कंधों पे डाल रहे हैं। जिम्मेदारी शहबाज साहब की ही है, ठीक है, वही पूरी करेंगे। वो PMLN के सदर हैं, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो इसको पूरा करेंगे, कोई इसमें इब्हाम नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त वापस आते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज हैं और उनको किस तरह मनाया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस्तकामत नहीं है। क्यों सर, क्यों नाराज हैं वो आपसे? नहीं, मौलाना साहब मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क में नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे एक्सपीरियंस सियासतदान हैं। उन्होंने बड़े नशीब फराज देखे हैं और वो हालात को समझते हैं। उनका शिकवा जायज़ भी हो सकता है, लेकिन हर जमात का अपना मिजाज होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का अपना मिजाज है। यकीनन अपोजिशन में इकट्ठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दरमियानी रास्ता निकल आएगा और हमारे जो ख्यालात हैं उनमें हम आहंगी हो जाएगी। तो सर, ये जो अपोजिशन की APC है ये कब होने जा रही है जी? राहबर कब? डेफिनेट डेट तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्द होगी। डेट का मुझे अभी इल्म नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है आज कि अपोजिशन में कंसेंसस हो इशूज़ पर और मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर एक मुतफ़िका मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया जाए। अब सब कंसेंसस हो जाएगा जी एक पेज पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग तमाम एक पेज पर आ जाएंगे? जी बिल्कुल, मुल्क के मसाइल के हवाले से बिल्कुल कंसेंसस हो जाएगा। आपको हमेशा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कल हम सब ने आपस में इलेक्शन लड़ना है। Exactly. ये कोई इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है, ये सिर्फ मुल्क के मसाइल के लिए और पाकिस्तान के अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए एक कंसेंसस है इशूज पर। बिल्कुल ठीक है। आपने ये भी कहा है कि मैं अब हुकूमत के साथ किसी मज़ाकराती कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्यों सर? आप बिल्कुल ट्रस्ट लेवल आपका ख़त्म हो चुका हुआ है हुकूमत से? बिल्कुल जीरो पे है जी। जब 3 वफाकी वजीर 2 वफाकी वज़रा के बराबर एडवाइज़र बैठे
और बाहर निकलकर मुकम्मल झूठ बोले, इससे यही, मुझे तो कम से कम यही तासुर मिलता है कि उनका वहां पर बैठना भी बदनीयती पर मुश्तमिल था, और उनका बाहर निकलकर जो उन्होंने बातें की हैं, तो मैं किसी भी झूठे या बदनीयत आदमी के साथ नहीं बैठूंगा। बस साहब आप लोग जी सॉरी कंटिन्यू प्लीज। दूसरे लोग बैठ सकते हैं, मैंने जाती तौर पर अपनी जमात से माजरत कर दी है कि मुझे इन कामों में कम से कम आइंदा हुकूमत के साथ मत मुझे उसमें शामिल करें। क्या वजह, आपको क्यों लगता है वाहिद सो के अंदर जो बात होती है और बाहर आके जब मीडिया के सामने कोई बात होती है वो बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, क्यों, क्या वजह है इसकी? नहीं, डिफरेंट व्यू पॉइंट होना और बात है। पहली बात यह है कि ये जो मीटिंग थी ये गैर रस्मी थी और एतमाद में थी। एग्जैक्टली ये स्पीकर साहब घर में बंद कमरे की मीटिंग थी, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए था। चलें, वो भी आपने कर दिया, लेकिन कम से कम सच तो बोलें। अगर आप मुकम्मल झूठ बोलेंगे तो मैं आप पे कल क्या एतमाद करूंगा? इसकी मेरा तो एतमाद खत्म हो चुका है। ये सारे एक्सपीरियंस लोग थे, ये कोई कल के बच्चे नहीं थे कि गलती हो गई। तो मैं माजरत करता हूं कि मैं कम से कम ऐसे झूठे और बदनीयत लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की बात भी कर ले। मुस्लिम लीग नून सर कोई फ्रेमवर्क, कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक वो वापस आएंगे, या उनके कब तक उनके टेस्ट कोई रिपोर्ट्स आ जाएंगी? क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है जो हुकूमत की तरफ से आता है कि जी हमारे पास ना रिपोर्ट्स आती हैं ना हमें पता चलता है नवाज शरीफ साहब का। तो किस तरह इस चीज़ को आप देख रहे हैं जी? अगर मुल्क नहीं चल रहा, आज सबसे बड़ा मुल्क नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना है, तो वो इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। लेकिन वो इलाज के लिए गए थे और इंशाल्लाह इलाज करा के आएंगे। इलाज हुकूमत भी जानती है, हाई कमिश्नर लंदन सब जानता है कि क्या उनका इलाज होना है, कहाँ पर होना है, कब होना है। जब वो इलाज मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि चाहे आपका व्यू पॉइंट सही हो गलत हो, लेकिन जब पार्टी किसी चीज़ का फैसला कर दे तो उसको आप का अपना एक व्यू पॉइंट है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली देखा परवेज़ रशीद साहब ने पार्टी फैसले की मुखालफत करते हुए वोट नहीं दिया, और इस पर आपका एक शदीद सख्त रद्द अमल भी सामने आया और आपने ये तक कहा कि इनको इस्तीफ़ा देकर घर चला जाना चाहिए। सर, अगर एक पर्सन जो विलिंग नहीं है या जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर क्या सिर्फ यही वे आउट होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, परवेज़ रशीद साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारी 40 साल की दोस्ती है। मुझे सवाल ये किया गया था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बिल पर परवेज़ रशीद साहब ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल, वोट मैंने भी नहीं दिया था, मैं जेल में था। तो मैंने पूछा कि परवेज़ रशीद साहब सेनेट में थे? तो उन्होंने कहा हाँ जी वो थे, उन्होंने असूली इख्तलाफ किया है। मैंने ये कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में वोट शख्स का नहीं होता, पार्टी का होता है। एग्जैक्टली। जब पार्टी एक फैसला कर दे, आपको नापसंद हो या पसंद हो, आपको उसको वोट उसके मुताबिक, पार्टी लाइन के मुताबिक देना पड़ता है, इसमें चॉइस नहीं होती। और अगर आपको शदीद इख्तलाफ है तो आप इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं, ये चॉइस आपके पास होती है। बिल्कुल ठीक है। सर, इस चीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है कि जी क्या ये बयानिए की जंग है जो मुस्लिम लीग नून में चल रही है, या ये एक इनफरादी सोच है जो परवेज़ रशीद साहब की है? इस पे आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, सोच हर एक की होती है, मेरी भी सोच है, परवेज साहब की भी सोच है, और मैं उनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ। दीगर अफराद भी हैं। PMLN के अंदर सिर्फ एक बयानिया है, पहले दिन भी वही था, आज भी वही है। सिर्फ मीडिया की हद तक कई बयानिए बना दिए गए हैं, और बयानिया बड़ा ही सिंपल है, कोई उसमें इबहाम नहीं है। वो ये है कि मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए, बस इख्तियारात जिसके पास हो वो इख्तियारात उसी के पास रहने चाहिए, और जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बुनियादी बात, कोई भाव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हुकूमत पंजाब बड़ा इस चीज़ का हर जगह ढंडोरा पीट रही है, इन खबरों में कितनी सदाकत है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में पंजाब और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और हुकूमत ने इस पर जो होमवर्क है वो भी मुकम्मल कर लिया है? तो मैं हुकूमत को मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ जो ज़मीन फरोशों पर मुस्तमिल गिरोह कायम करना चाहते हैं, तो वो उनको ज़मीन फरोश, उनको मुबारक हो, अगली दफा उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये ज़मीन फरोशी से खत्म हुई है, इसको खत्म रहना चाहिए।
ये सबसे बड़ा नासूर सियासत में ये ज़मीर फरोश हैं और ये चंद लोग हैं ठीक, जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी अपनी पार्टी को इनसे पाक करेंगे। अब्बासी साहब फ्लोर ब्लॉक बढ़ाएंगे, उनका इल्म है और उनको पाक करेंगे अपनी पार्टी को इन लोगों से। बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब, फ्लोर क्रॉसिंग से पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है फ्लोर क्रॉसिंग की, मुझे बताइएगा क्या फ्लोर क्रॉसिंग से जमहूरियत, सियासत मजीद डिरेल हो रही है? हमें ये इस चीज का पता है लेकिन लोग फिर भी विलिंग हैं ये सारा कुछ करने के लिए, क्यों? देखिए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जब आप इलेक्ट हो जाए तो फ्लोर क्रॉसिंग की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप इलेक्शन के दौरान एक जमात के साथ रहते हैं, और आज बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं पार्लियामान के अंदर जो कल एक जमात के साथ थे, आखिरी दिन तक रहे, और फिर जो 60 दिन का वक्फा था इलेक्शन का उसमें उनकी तबीयत बदल गई, तो ऐसे लोगों को लोगों ने कभी कबूल नहीं किया, ना इन लोगों ने इज्जत पाई है, और ना ही ये लोग मुल्क को या मुल्क की सियासत को कुछ दे सकते हैं। ये मैंने पहले कहा एक नासूर है मुल्क की सियासत पर, और इनको काफी हद तक खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस इलेक्शन में फिर इस काम ने सर उठाया। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कश्मीर के तनाजुर में हुकूमत ने ये जो नया नक्शा जारी किया है, आप इसको किस अंदाज में देखते हैं, और आपके बकौल कश्मीर के मामले में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अपोजिशन का इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब भी आज़ाद कश्मीर असेंबली के साथ उन्होंने खिताब किया, एंड यू आर नॉट इन सिंक विद द गवर्नमेंट व्यू पॉइंट। क्यों सर? गवर्नमेंट इज नॉट इन सिंक विद द ऑपोजिशन व्यू। चले, लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक कह रहे हैं। एक इशू है, कश्मीर एक इशू है जो हमेशा पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ा रहा है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स किसी ने की है, कश्मीर के इशू पर पॉलिटिक्स नहीं हुई। इस हुकूमत ने ये काम भी शुरू कर दिया है, और मैं तो हमेशा कभी भी हुकूमत ने जो कुछ भी कर दिया है मैं उस पर पब्लिक कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कल मेरा कमेंट इस्तेमाल होगा दूसरे ममालिक में कश्मीर के इशू के खिलाफ। इसलिए सबसे ज़रूरी कश्मीर के इशू पर यह होता है कि जो भी आपने करना है सबको एतमाद में लें, एक कंसेंसस बनाएं, फिर आप उसको बाहर लेकर जाएं। हुकूमत ने नहीं किया, इसके बावजूद कम से कम मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो पाकिस्तान की स्टेट ने किया है मैं उसी के साथ हूं। हुकूमत को, अगर आपकी हुकूमत होती तो इस वक्त आप लोग क्या कर रहे होते? अगर लेट मी पुट इट दिस वे, इस वक्त हम शायद जेल में होते हैं मूडी के यार के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त ब्रेक से आते हैं तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे हैं, और अपोजिशन FATF कश्मीर समेत हर इशू पर NRO मांग रही थी। हम पूछेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि क्यों NRO आप लोग मांग रहे थे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर आए हुए थे और उन्होंने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी है, और 5000 अरब का ये प्रोजेक्ट है जो उन्होंने कहा जी कंप्लीट होगा। एक तो इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल ये भी कहा कि पिछले 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। अपोजिशन FATF कश्मीर समेत तमाम जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उस पर NRO मांग रही थी, वरना कह रही थी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और धमकी देती थी। कैसे देख रहे हैं इसको आप? इस तरह काबीना के वजीर झूठ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोलता है, मैं क्या कह सकता हूँ। NRO क्या होता है, इनके इख्तियार में है NRO देना किसी को। अगर इख्तियार में है तो ना दें, झगड़ा क्या है। मैं इनको स्टाम्प पेपर का भेज दूंगा 5 रुपए का कि हमें NRO आपसे नहीं चाहिए, आप मुल्क चलाएं। सर ये मंतक की बातें हैं। बस साहब, ये हर दफा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्यों हो रहा है कि जी ऑपोजिशन NRO मांग रही है, और हर चीज को उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि कश्मीर पे हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, FATF के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो कहते हैं कि जी हम तब सपोर्ट करेंगे जब हमें NRO दिया जाएगा। किस किस्म का NRO की बात हो रही है जी? जब काम ना हो तो वो झूठ ही बोलना पड़ता है ना। जो हुकूमत काम नहीं कर सकती वो झूठ बोलती है। जो वज़ीर-ए-आज़म में अकल की कमी हो फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसलिए ये काम छोड़ दें, आप मुल्क के काम करें। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मंडे को 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के भेज दूंगा कि PMLN के किसी आदमी को NRO आप मत दें। ठीक, अगर इख्तियार है भी तो। NRO का कोई इख्तियार कम से कम पाकिस्तान के किसी कानून या आईन में नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मेरे पास है, अगर है तो ना दे। खुदा हाफिज।
बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ गए हैं कि 5 साल तक वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे इमरान खान को और वो हुकूमत चलाए। इसमें किस हद तक सदाकत है या क्या कहेंगे इस पे आप? ये आदमी जो है रेलवे का वजीर है, इनको रेलवे ही चलानी चाहिए, बाकी छोड़े, दूसरे कामों को छोड़े। यानी इस हुकूमत का मसला ये है, हर आदमी अपने काम के अलावा हर दूसरा काम जानता है। ओके, ठीक ठीक। लाहौर की मैं बात आपसे ज़रूर, आपने मुझे उस पे पॉइंट पे नहीं दिया। ये जो राबी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 5,000 अरब का इन्होंने संगे बुनियाद रखी है, सर ये कितना, हाउ मच सक्सेसफुल यू थिंक, और इससे क्या इम्पैक्ट आने की उम्मीद आप समझ रहे हैं जी? ये एक पुराना प्रोजेक्ट है। ओके, ये बिल्कुल अच्छा है लाहौर के लिए, लेकिन इसमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। ओके, तो उनको ज़रा देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक ही ये डेवलप होगा। तो लाहौर भी एक्सपैंड हो रहा है, बॉर्डर तक तो पहुंच गए, तो अब इस साइड पे इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये एक्सपेंशन शहरों की होती रहती है। ओके, ये वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है इनके शहर के एक्सपेंशन का इफ्तिताह करना, उसका काम है मईशत को ठीक करना, मईशत को फ़रोग देना। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 5,000 अरब का जो आपने ये फंड किया है, आपके पास तो हायर एजुकेशन को मैनेज करने के लिए पैसे नहीं है, वो आप कट कर रही हैं, तो यहाँ पर कहाँ से आप लेकर आएंगे? कर्जे आप लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह लगाएंगे? इसका जवाब हुकूमत ही दे पाएगी ना। किसके पैसे हैं, कहाँ लगेंगे, प्रोजेक्ट है क्या? ये कोई 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये उस वक्त से चल रहा है। इसकी मुख्तलिफ इसकी डिज़ाइन वगैरह हुए हैं, स्टडीज़ वगैरह हुई हैं। तो अगर ये अच्छा है पंजाब के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद की थोड़ी सी बात करते हैं। अब अस्सी साहब, मुल्क के अंदर एक सदारती निज़ाम की तरफ बातें हो रही हैं और ये तक कहा जा रहा है, कुछ जो कंसर्न कॉर्नर्स है, कि जी इस पे होमवर्क भी किया जा रहा है और तकरीबन पूरा भी होने जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? पिछले सदारती निज़ाम में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ, फिर लाएंगे तो 4 टुकड़े होगा। ये एक बड़ी खौफनाक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, सदारती निज़ाम की बात करना। पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान में मुस्तहकम हो चुकी है, उसको सिर्फ चलने दें। सदारती निज़ाम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है, पाकिस्तान इसके अंदर नहीं चल सकता। इस बात को समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें इतना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही बिल्कुल, बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर बात करें सर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ होना ना होना, अगर किसी हुकूमत को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमायत है तो क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है या मुल्क के लिए बेहतर नहीं है? इसको आप कैसे गेज करते हैं? देखिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास ये चॉइस कभी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क की हुकूमत के साथ ना हो। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हुकूमत का हिस्सा होती है। कभी भी ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो खिलाफ हो या हुकूमत मिलिट्री के साथ ना हो, फिर तो मुल्क नहीं चल पाएगा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हम सब मुहिब वतन है, हो सकता है कुछ ज्यादा हो कुछ कम हो, लेकिन कम से कम मेरा तो दावा हुब्बुल वतनी का थोड़ा बहुत है और तमाम सियासतदानों का है। तो सबको मिलकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए और मुल्क के मसाइल को हल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा जा रहा है, जो पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट है और उसमें बहुत सारे जो उस्मान बुज़दार साहब को लेकर हैं, 230 अरब रुपए के तकरीबन मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, फ्रॉड है और करप्शन का इंकशाफ हुआ है, एंड ही इज़ द हैंड पिक्ड पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये बात बिल्कुल गलत है। ये ऑडिट रिपोर्ट्स अक्सर गलत होती हैं। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने कभी कोई काम तो किया है नहीं, तो 230 अरब कैसे खा सकते? तो आदमी काम करेगा तो 230 अरब खाएगा ना। ठीक, मैं बुज़दार साहब के साथ हूँ कि उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया तो वो इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। बिल्कुल ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के साथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो भी नैब ने मरियम नवाज को बुलाया है और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी किस तरह इन्होंने ये पूरा एरिया लिया, उसकी सोर्स बता रहे हैं एंड ऑल दैट, उसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब को भी बुलाया है। पहले मुझे बताइएगा, मरियम नवाज को जो उन्होंने जाती उम्रा के अंदर भिजवाया सारा कुछ, अब इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली होगी जी? मरियम नवाज का क्या ताल्लुक है नैब से? नैब की कौन सी जुरिस्डिक्शन में आती है? पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। डेफिनेशन मौजूद है नैब के अंदर, और यही वो बातें हैं, यही पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
यही बात ह्यूमन राइट्स वॉच कर रहा है, यही बात पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो ये काम छोड़ दें, मुल्क तबाह, आपने तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है, ये तमाशे छोड़ दे तो बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। उस्मान बुज़दार, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनको शराब का वो लाइसेंस के लिए बुलाया है नैब ने। सर ये कोई केस है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट से पूछा है, उन्होंने कहा जी ये कोई आई वॉश है, मतलब कोई केस नहीं है जिसके ऊपर बुला लिया है या कोई मैसेज दिया जा रहा है। इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, उस्मान, ये चीफ मिनिस्टर ही इजाजत देता है शराब के लाइसेंस की, ये कोई नई बात नहीं है। ओके, तो दे दिया है तो ठीक किया होगा, कानून के मुताबिक अगर दिया है तो ठीक किया होगा। नैब का इससे क्या ताल्लुक है? तो यही कह रहा हूँ ना कि आप कहते हैं कि मुल्क कैसे चलेगा। जब एक नैब का 17 ग्रेड का अफसर चीफ मिनिस्टर को बुला के कहता है तुमने शराब का लाइसेंस गलत दिया है, चीफ मिनिस्टर तो दिन में सैकड़ों फाइलें साइन करता है, वो कल से फाइलें साइन करना छोड़ देगा, फिर राबी का प्रोजेक्ट भी चल पड़ेगा और सारे चल पड़ेंगे। ये अजीब एक मंतक है। मैंने इसीलिए कहता हूँ कि या मुल्क को चलाएं या नैब को रख लें, ये दो ऑब्वियस चॉइसेस हैं, दोनों इकट्ठे नहीं चलेंगे। सर ऑपोजिशन और अगर हुकूमत एक पेज पर नहीं आएगी। मैं इस मामले में भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ हूँ। आज का ये शो तो फिर उस्मान बुज़दार के नाम ही हो रहा है। अच्छा सर, उनके काबिलियत से मुतासिर होकर उनके साथ। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं आएगी तो नैब के अंदर आप तरमीम तो कर नहीं सकते, तो जब नहीं होंगी तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। भाई तरमीम हमने बड़े सिंपली बता दिया है कि नैब की खामियां क्या हैं। अब उसको हुकूमत कबूल करके बिल ले आए, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक भी खराबी नैब के हाथ में छोड़ेंगे वो मुल्क को नहीं चलने देगा। जब भी आप किसी के को नाइंसाफी का इख्तियार दे दें तो मुल्क को नहीं चलने देता। मैंने आपके सामने अभी मरियम नवाज का केस रखा है, नैब की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। ठीक, मुल्क का कानून कहता है कि आपने 5 साल के अपनी मनी ट्रेल और असासे रखने हैं। आप सवाल कर रहे हैं मरियम नवाज से आज से 30 साल पहले का, तो ये बात कुछ समझ से बाहर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और उस्मान बुज़दार साहब को बुला रहे हैं कि शराब का लाइसेंस दे दिया, तो फिर इससे पहले भी जो सारे चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी बुला लें जिन्होंने शराब के लाइसेंस दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द हमने ये सारा एनालिसिस किया नैब के ऊपर, क्या अपोजिशन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का क्या व्यू पॉइंट है, मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, इमरान खान साहब का विजन क्या है, उस्मान बुज़दार को लेकर कैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज 2 दफ़ा इंडोर्समेंट दी अपनी तरफ से, मरियम नवाज़ के ऊपर जो केस है वो क्या है। इस सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए। एनालिसिस, इस पर सोचना, इस पर डिसीजन करना, इस पर व्यू पॉइंट लेना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, और मेरे ख्याल में हमें वही करना चाहिए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।